गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम कुणाल सौरभ। मैं स्टूडेंट कोचिंग सेंटर का शिक्षक हूँ बायोलॉजी का। आज हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है जैव विकास। ठीक है, तो ऑफलाइन ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे उस समय या बहुत लोग किसी कारणवश नहीं आ रहे थे या आ भी रहे थे तो पूरा क्लास नहीं कर पाए थे। तो ये चैप्टर आज हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है जैव विकास। सबसे पहले विकास का मतलब होता क्या है? तो जो विकास है, विकास का मतलब है कि परिवर्तन, समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन। तो जो जीवों में जो बाद में चल के आगे चल के जो परिवर्तन हो देखने के लिए मिलता है, या तो हजारों साल बाद, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, इस चीज को हम विकास बोलते हैं। ठीक है, तो पहला है जैव विकास। जैव विकास को हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। समझिए, जब किसी जीव की वृद्धि, किसकी वृद्धि? जीव की वृद्धि और विकास एक समन्वित प्रक्रिया के रूप में होती है, तो उसे हम जैव विकास कहते हैं। फिर से, जैव विकास जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, ये है क्या? तो ये है जीवों की वृद्धि और विकास की समन्वित प्रक्रिया, एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, लगातार होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? जैव विकास। लेकिन क्या उसमें जीव वृद्धि करेगा? करेगा। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का विकास का अध्ययन जैव विज्ञान विज्ञान विकास कहलाता है। पृथ्वी पर जीवन की विकास का अध्ययन जैव विज्ञान विकास कहलाता है, इंग्लिश में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, तो इसको आप इवोल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन के विकास का अध्ययन, जो पृथ्वी पर रह के अगर आप उसका विकास का अध्ययन को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जैव विज्ञान विकास। क्लियर है? चलिए, विकास वह प्रक्रिया है जीवों की संरचनात्मक और अनुकूलता एवं क्रियात्मक में सतत परिवर्तन। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। क्या होता है? कंटिन्यू या लगा, मतलब वही हुआ लगातार, है ना? तो क्या इसमें लिखा हुआ है? जो विकास है, ठीक है, जो विकास है इसमें जीवों का संरचनात्मक, मतलब जिसका स्ट्रक्चर संरचनात्मक, अनुकूलता, एडेप्टेशन, कहाँ रह रहा है, कैसा रह रहा है, कैसा वातावरण में है ना, उस लायक उसका शरीर है कि नहीं, एवं क्रियात्मक, कि वह कैसा काम कर रहा है, उसका क्रिया फंक्शंस कैसा है, उसमें क्या परिवर्तन होगा? लगातार। क्या होगा? लगातार। तो लगातार होने वाले परिवर्तन जो जीवों में संरचनात्मक के लिए, अनुकूलता के लिए, क्रियात्मक में जो लगातार परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विकास। क्या बोलते हैं? विकास। समझ में आया? तो देखिए, अभी तक क्या पढ़े? जो जीव का जो वृद्धि होता है और विकास, एक समन्वित प्रक्रिया को हम जैव विज्ञान विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव विकास बोलते हैं। पृथ्वी पर, जब हम पृथ्वी पर हैं और जीवन का विकास का अध्ययन कर रहे हैं, तो वह कहलाता है जैव विज्ञान विकास। क्या कहलाता है? जैव विज्ञान विकास। तीसरा, विकास कौन सा प्रक्रिया है? तो विकास है कि जीवों का संरचना, ठीक है, संरचनात्मक, अनुकूलता, अनुकूल, एडेप्टेशन जहां पास है, और क्रियात्मक, मतलब कहने का मतलब उसका फंक्शन कैसा है, उसमें क्या होगा? सतत परिवर्तन। क्या होगा? सतत परिवर्तन। सतत का मतलब हुआ लगातार परिवर्तन। ठीक है, आगे है, ये सभी परिवर्तन लाखों या करोड़ों वर्ष पहले से उपस्थित पादपों एवं जंतुओं में हुए हैं। तो अभी हम आपको बताए थे कि जीव में लगातार होने वाले परिवर्तन को, तो ये परिवर्तन तुरंत नहीं देखा जा सकता है, बहुत साल इसके लिए लगता है। तो यहाँ लिखा हुआ है लाखों या करोड़ों वर्ष पहले उपस्थित। अच्छा, क्या पादप में भी विकास हुआ होगा? हुआ होगा। क्या जंतु में भी हुआ होगा? हुआ होगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, है ना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब पढ़े हो। तो उसमें भी है ना कि प्रोकैरियोटिक पहले आया था, पुराना था, उसके बाद यूकैरियोटिक आया। ठीक इसी प्रकार से एक प्रकार का विकास हुआ। ठीक है, चलिए अगला, विकास शब्द। कौन शब्द? विकास जो शब्द है, इस सबसे पहले हार्बर्ट स्पेंसर,
कौन? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका उपयोग, जो विकास शब्द है, इसका उपयोग किए थे हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन, कौन डार्विन? चार्ल्स डार्विन ने जीवों के विकास को कार्बनिक विकास, क्या कहा? कार्बनिक विकास। तो चार्ल्स डार्विन किसके बारे में बताए हैं? कार्बनिक विकास के बारे में। और विकास शब्द का सबसे पहले उपयोग कौन किए थे? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन किए थे? हर्बर्ट स्पेंसर। आइए अगला पढ़ते हैं, क्रमिक विकास। क्रमिक एक सीक्वेंस के रूप में हो रहा है, क्रम के रूप में हो रहा है ना, वैसा विकास को। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशानुक्रमता, लीनिएज से संबंधित होती है, क्या कहलाती है? क्रमिक विकास। क्या कहलाती है? क्रमिक विकास। तो जीव विज्ञान का एक शाखा है जो सिर्फ और सिर्फ वंशानुक्रमता, किससे? वंशानुक्रमता से संबंधित होगा, तो इस प्रकार के विकास को हम क्रमिक विकास बोलते हैं। और इसका मतलब हुआ वंश दर वंश आगे बढ़ना। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा से तीसरा पीढ़ी, तीसरा से चौथा पीढ़ी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहना। तो ऐसा विकास जो वंशानुक्रम हो, ठीक है, इस ऐसे विकास को हम क्या बोलते हैं? क्रमिक विकास। क्लियर है? आगे तो ये क्लियर है, तो यही बात तो बताइए कि विकास शब्द का सबसे पहले उपयोग कौन किए थे? कौन किए थे? कमेंट करिए। अच्छा ठीक है, तो विकास शब्द का सबसे पहला उपयोग किए थे वर्ड का हर्बर्ट स्पेंसर। कौन किए थे? हर्बर्ट स्पेंसर। और क्रमिक विकास के बारे में कौन, कार्बनिक विकास के बारे में कौन बताए थे? चार्ल्स डार्विन। चलिए ठीक है, आगे। तो ऐसा विकास जो वंशानुक्रमता से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो? वंशानुक्रमता से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे विकास को हम क्या बोलते हैं? क्रमिक विकास। वंशानुक्रम पूर्वजों और संतानों की एक सीधी श्रृंखला को दर्शाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अभी हम तुरंत बताए थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक पदार्थ के संचरण का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, पूर्वज और संतान, पुराने एंशियंट, पुराने समय का, और संतान की एक सीधी श्रृंखला है, जिसमें कहने का मतलब है कि हम लोग अपना उदाहरण लीजिए। हम लोग का पूर्वज कौन है? बंदर। जो बोला जाता है कि बंदर जैसे हम लोग पहले ये थे, हम लोग का पूर्वज बंदर हुआ करते थे, फिर धीरे 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 करके इंसान विकसित हुआ है। तो हम लोग भी तो एक प्रकार का वही। और हम लोग को पता कैसे चला? क्योंकि हम लोग का आनुवांशिक पदार्थ जो है वो मिला, है ना, सेम मिला। तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि जो क्रमिक विकास, हम ऐसे विकास को बोलते हैं जो वंशानुक्रमता से जुड़ा हुआ होता है। और ये होता क्या है? वंशानुक्रम, ये पूर्वज और संतान के बीच एक सीधी श्रृंखला को दर्शाता है, जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जो एक पीढ़ी से कहा जाता है दूसरी पीढ़ी तक, जो एक पीढ़ी से कहा जाएगा दूसरी पीढ़ी तक। नेक्स्ट, जीवाश्म। जीवाश्म किसको कहते हैं? तो आप पहले ये समझिए कि जीवाश्म जो होता है, आ रहा है, आ रहा है नहीं? ठीक। जो जीवाश्म जो होता है ये है क्या? तो ये एक अवशेष, ऐसा प्रूफ जिसमें, अगर आप अभी डायनासोर का नाम अगर सुने हैं तो सब लोग नाम ही सुने होंगे, डायनासोर तो कोई देखे नहीं होंगे, है ना? तो क्यों, कैसे पता चला कि डायनासोर नाम का भी एक कोई जीव हुआ करता था? तो हम लोग को पता चला है जीवाश्म से। किससे पता चला है? जीवाश्म से। दूसरा, ऐसा भी कहीं कहीं होता होगा, कहीं जाते होंगे तो कोई बोल दिया होगा कि देखिए यहाँ लग रहा है कि ये भगवान का है निशान, यहाँ से गए हैं तो पैर का निशान है, हाथ का निशान है, उसका फिर मंदिर बन गया, पूजा पाठ होने लगा, है ना? तो ये भी एक प्रकार से क्या है? पत्थर पर मिला हुआ कुछ अवशेष निशान है। ठीक है, तो जो जीवाश्म होता है, जीवों और पौधों के प्राचीन अवशेष या निशान, जो चट्टान पे क्या है? सुरक्षित है, मतलब अभी तक सेफ है, अभी तक उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ना कोई तो वहां से उसको हटाया है, सेम जैसा था वैसा है। तो हुआ क्या है कि प्राचीन अवशेष का मतलब होता है नया, कि पुराना, पुराना, प्राचीन का मतलब पुराना। तो पुराना अवशेष या निशान जो किस में सुरक्षित है? चट्टान में, बड़ा बड़ा पहाड़ों में जो सुरक्षित है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म। क्या कहते हैं? जीवाश्म। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? जीवाश्म। ठीक है, तो क्या यह प्राचीन है? क्या ये पौधों और जीव दोनों के लिए है? ठीक है, और क्या यह किसमें सुरक्षित है? चट्टान में, तो उसी को हम क्या बोले? जीवाश्म। ठीक है, याद होते जा रहा है। तो बताइए क्रमिक विकास किसको बोलते हैं?
ठीक है, जिसको मालूम होगा बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो क्रमिक विकास हम बता दे रहे एक बार, क्रमिक विकास जो होता है जो लीनेज से जुड़ा हुआ होता है, वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, आगे चलता रहे, उसी को हम बोलते हैं क्रमिक विकास। चलिए, तो यही बात भी बता दीजिए। अगला सवाल कि विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? तो विकास शब्द का खोज या सबसे पहला उपयोग किए थे हर्बर्ट स्पेंसर। कौन किए थे? हर्बर्ट स्पेंसर। कार्बनिक विकास के बारे में कौन बताए थे? कार्बनिक विकास के बारे में बताए थे चार्ल्स डार्विन। चलिए, जीवाश्म में क्या है? पौधों और जीवों का प्राचीन अवशेष, पुराना अवशेष जो अभी भी चट्टान में सुरक्षित है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। नेक्स्ट, ब्रह्मांडीय विकास। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, कॉस्मिक एवोल्यूशन। ठीक है, जीवधारियों के समान ही, हम लोग के जैसा ही, जीवधारी के जैसा ही प्राकृतिक ग्रहों तारों का भी क्या हुआ है? उत्पत्ति। ठीक है, एवं अंत के दरम्यान अनेकानेक प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन भी हो रहा है। अब जारी सी बात है कि परिवर्तन सारे चीज में देखने के लिए मिलता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे जीव हो, चाहे प्रकृति हो, है ना। तो ये परिवर्तन है जिसे ब्रह्मांडीय विकास कहा जाता है। यह भी एक क्रमिक विकास का क्या है? उदाहरण है। अच्छा, क्रमिक विकास बार बार आ जा रहा है, क्रमिक विकास आपको बताएंगे नहीं। मान के चलिए कि ब्रह्मांड भी जो है वो क्रमिक विकास है, कहने का मतलब लगातार होने वाला परिवर्तन है, लगातार परिवर्तन हो रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ब्रह्मांड के बारे में या प्रकृति का अध्ययन करने के बारे में, या ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक है, ऐसे अध्ययन को हम ब्रह्मांडीय विकास कहते हैं। तो नेक्स्ट अगला स्लाइड हम लोग के लिए है जो है ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। हमारे चारों ओर उपस्थित प्राकृतिक वातावरण सहित संपूर्ण विश्व, देखो पूरा विश्व इसके अंतर्गत आएगा, ना कि पूरा भारत, ना कि पूरा एशिया, ना कि पूरा अफ्रीका। ठीक है, पूरा विश्व किसके अंतर्गत आता है? ब्रह्मांड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान। देखो कितना आसान है। किसका अध्ययन? ब्रह्मांड का। किसका? ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान। इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो बताइए ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। इसमें गिनिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 मिलियन क्या है? आकाश गंगा। क्या है? आकाश गंगा। कौन गैलेक्सी? सैमसंग गैलेक्सी ना, नहीं, सिर्फ गैलेक्सी। गैलेक्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। तो इनमें, किनमें? ब्रह्मांड में। किनमें? ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में 1,00,000 मिलियन क्या पाया जाता है? आकाश गंगा। समझ में आ रहा है कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी बड़ा। प्रत्येक आकाश गंगा, आप देखो आकाश गंगा गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी है ना, हाँ, जो गैलेक्सी है उस 10,000 मिलियन तारा द्वारा बना हुआ है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं, और ब्रह्मांड में ऐसा ऐसा 1,00,000 मिलियन आकाश गंगा है। छूछे 1,00,000 नहीं, 1,00,000 मिलियन का है आकाश गंगा। तो भैया आकाश गंगा का होता है, तो एक आकाश गंगा में 10,000 मिलियन का होता है तारा। तो आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ, घर पे 1,00,000 मिलियन आकाश गंगा को, ठीक है, तो एक आकाश गंगा में होता है 10,000, तो 10,000 मिलियन तारा में गुना करिएगा 1,00,000 मिलियन में कितना हो जाएगा, गिन के बताइएगा, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन कोस्मोजेनी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोस्मोजेनी। देखिए ना, देखिए यहाँ पास याद देखिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन, दोनों में अंतर है। सिर्फ ब्रह्मांड किसे कहते हैं? अगर कोई आपको इसके बारे में बता रहा है या ब्रह्मांड के बारे में बता रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान। अब ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है, बना कैसे है, शुरू में कैसा था, धीरे धीरे कैसा बदला, इसको बोलते हैं कॉस्मोजेनी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोजेनी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोजेनी। आगे, ब्रह्मांड 10 बिलियन प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा समय
पार कर चुका है। एक प्रकाश वर्ष का आप लोग नाम तो सुने होंगे फिजिक्स में, सुने हो। एक साल में, कितने साल में? एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 बिलियन प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा समय पार कर चुका है। बहुत दूर, इतना दूर कि बहुत दूर, है ना। तो देखिए इसमें याद करने वाले पॉइंट क्या क्या थे कि ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, और ब्रह्मांड का उत्पत्ति का अध्ययन करना कॉस्मोजेनी कहलाता है। और ब्रह्मांड में 1 लाख मिलियन आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में 10,000 मिलियन का है तारा है। और ये कितना समय पार कर चुका है, ब्रह्मांड कितना समय पुराना है, कितना समय पार कर चुका है, तो 10 बिलियन प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा समय। ठीक है, नेक्स्ट। आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला है आकाश गंगा। कौन गंगा? आकाश गंगा। कौन गैलेक्सी? सैमसंग गैलेक्सी ना, नहीं, सिर्फ गैलेक्सी। आकाश गंगा में सूर्य सहित 100 बिलियन नक्षत्रों का है समूह। कौन? आकाश गंगा। कौन है? आकाश गंगा। सूर्य सहित, किसको इंक्लूड करना है? सूर्य को। सूर्य जानते हैं ना आप लोग, सूर्य को इंग्लिश में हम लोग मून बोलते हैं जी, जो रात को निकलता है। हाँ, वेरी गुड, जो दिन को निकलता है ना। सूर्य सहित 100 बिलियन नक्षत्रों का काची है समूह। अगर आकाश के आकार के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? 4। अच्छा, आधार, आकार के आधार मतलब कि आकार के आधार पर आकाश गंगा कितने प्रकार के? 4। दीर्घवृत्ताकार, चक्राकार, क्षणनुमा चक्राकार और अनियमित दीर्घवृत्ताकार। अच्छा, ये जो 4 प्रकार है किसका है? आकाश गंगा का। किसके अनुसार? आकार के अनुसार, आकार के आधार पर। ठीक है, आकार समझ में आ रहा है, शेप, है ना। उसके आधार पर आकाश गंगा कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के? 4। दीर्घवृत्ताकार, अगला चक्राकार, क्षणनुमा चक्राकार और अनियमित दीर्घवृत्ताकार। क्लियर है? चलिए, प्रकाश द्वारा निर्वात, वैक्यूम, ठीक है, में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अभी कहीं उपयोग हुआ था ये, किसमें? ब्रह्मांड टॉपिक में। किसमें था? ब्रह्मांड में। तो हम ब्रह्मांड में आप लोगों को क्या बताए थे? ब्रह्मांड टॉपिक में हम आपको बताए थे कि जो ब्रह्मांड है 10 बिलियन प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा समय पार कर चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ बस पीछे वाले स्लाइड में था, 10 बिलियन प्रकाश वर्ष का कर चुका है पार। और हम आपको क्या बताए थे प्रकाश वर्ष के बारे में? कि प्रकाश एक समय में जितना दूरी तय कर रहा है उसको हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को, एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, यह दूरी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। समझ गए? कितने किलोमीटर? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अभी से भी गाड़ी चलाओगे तो इतना कहीं नहीं चलेगा, है ना। और सोचो 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 सोचो, थिंक थिंक, ये ट्रिलियन किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष का लिखा हुआ है। कितना का लिखा हुआ है? एक का। ब्रह्मांड 10 बिलियन प्रकाश वर्ष पार कर चुका है। बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना। जयप्रकाश की गति, किसकी गति? जयप्रकाश की ना, हाँ, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसे लिखा आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आकाश गंगा में और ब्रह्मांड में हम लोग अभी क्या क्या पढ़े समझिए। स्टार्टिंग में कुछ कुछ बात हमको बताइए। विकास शब्द का सबसे पहले उपयोग कौन किए थे? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन किए थे? हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन को उस विकास के बारे में बताए थे, कार्बनिक। किसके बारे में? कार्बनिक। अच्छा, ब्रह्मांड टॉपिक से अगर हम पूछे तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। और ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोजेनी। क्या कहलाता है? कॉस्मोजेनी। अच्छा, ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा है?
बताइए, किसी को मालूम है? हम यहाँ पास अभी पढ़ा रहे थे ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। आकाशगंगा और एक आकाशगंगा में कितना मिलियन तारा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यही चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ एक आकाशगंगा कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, कितना ब्रह्मांड समय पार कर चुका है, तो इसमें थोड़ा सा आप गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है। तो 1 लाख मिलियन आकाशगंगा और एक आकाशगंगा में 10,000 मिलियन तारा, सॉरी 10,000 मिलियन तारा, ठीक है। तो यहाँ पास ये जो है 10,000 मिलियन तारा, ये सिर्फ उपयोग हो रहा है आपका आकाशगंगा के लिए, लेकिन 1 लाख मिलियन जो आकाशगंगा है उपयोग हो रहा है किसके लिए? ब्रह्मांड के लिए। प्लीज इसमें डाउट मत खाइएगा आप लोग, ठीक है। और कितना बिलियन समय पार कर चुका है? 10 बिलियन प्रकाश वर्ष। कितना? 10 बिलियन प्रकाश वर्ष। और हम अभी आपको बताए थे कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, और एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, आकाशगंगा कितने प्रकार के? आकार के आधार पे 4। कितने था? 4। चलिए नेक्स्ट, तारा कौन है? तारा। तारा आप लोग देखे होंगे, देखे हैं? गुड। चलिए, एक तारा धूल एवं गैस के बादल से बनता है। अच्छा अच्छा, फिर से देखिए देखिए, किससे? धूल एवं गैस के बादल से बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला। अगला है ग्रह। तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विशाल द्रव्यमान वाले संघनित काया की मोहमाया काया को क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। अच्छा, एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं, ब्रह्मांड कितना बिलियन प्रकाश वर्ष को पार कर चुका है? 10। ठीक है, कितना को? 10 बिलियन प्रकाश वर्ष में। बीच बीच पुराना बात बोलते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे क्लास करने के दौरान भी। अच्छा, एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? किसी को मालूम है? 10,000 मिलियन तारा। कितना होता है? 10,000 मिलियन तारा। पूरे ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? पूरे ब्रह्मांड में टोटल है 1 लाख मिलियन आकाशगंगा। क्लियर है? अरे वाह, बहुत तेज है आप लोग। देखिए, तारों के चारों ओर, किसके चारों ओर? तारों के, अरे किसके? तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विशाल, विशाल मतलब छोटा, छोटे को इतने को नहीं, विशाल का मतलब बहुत बड़ा, है ना, बड़ा द्रव्यमान वाले संघनित काया को क्या बोलते हैं? ग्रह। सूर्य तारा है, अरे क्या है? एक तारा है, ठीक है, जिसके चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 9। यहाँ प्लूटो को जोड़ लिया गया है, ठीक है। सौर परिवार, कौन परिवार? सौर परिवार माने सोलर सिस्टम में सूर्य, इनके ग्रह, उपग्रह, पिछल तारे, कॉमेट्स एवं एस्टेरॉइड सम्मिलित होकर सौर तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सौर तंत्र का, सोलर सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, सौर परिवार जो है, इसका जो फैमिली टोटल हुआ, कितना कितना मेंबर है? देखो तो, सूर्य है और इनका क्या है? ग्रह है और उपग्रह है, उसके बाद पिछल तारे हैं, फिर एस्टेरॉइड है। ये सारे मिलकर, ये सारे मिलकर सौर तंत्र का निर्माण करता है, सोलर सिस्टम का। किसका? सोलर सिस्टम का। क्या आपको तारा और ग्रह समझ में आ गया? तो बताइए, तारा किससे किससे मिलकर बना हुआ है? धूल एवं गैस का क्या है? बादल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेबुला। क्या बोल रहा है? अरे क्या बोला? नेबुला। क्या बोला? नेबुला। अच्छा, नेबुला किसको बोला? तारा को। किसको? तारा को। अगला कौन है? ग्रह। तो ग्रह क्या तारा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है? सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है, जिसके कितने ग्रह चक्कर उसके लगा रहे हैं? 9। कितने? 9। देखिए, इसमें प्लूटो को शामिल कर दिया गया है, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे, सौर परिवार किसको बोलते हैं? सौर तंत्र किसको बोलते हैं? सौर तंत्र। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, पिछल तारे और एस्टेरॉइड जब सम्मिलित होकर एक साथ मिल जाए, तब उसको हम कौन तंत्र बोलते हैं? सौर तंत्र। सौर तंत्र को इंग्लिश में कौन सिस्टम बोलते हैं? सोलर सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ देखिए, यह सोलर सिस्टम दिख रहा है। हमको थोड़ा गर्मी लगने लगा, सूरज के पास है। देखिए,
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम है हम। ठीक है, यह टोटल कितना ग्रह हुआ? 9। इनके बीच में क्या होता है? सूर्य। देखिए यही सब है ना, साइड साइड में सब, इस सब एक दूसरे का इसी से सूर्य का गोल 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 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसका कुछ और समय लग रहा है, इसका कुछ और लग रहा है, इसका कुछ और लग रहा है, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और इसका कुछ और। देखिए ना, पृथ्वी के ऊपर कुछ है, ये क्या है? तारा है। ये चांद है? चांद है। क्या है? चांद है। देखो ये चांद है। अब ये पृथ्वी के गोल गोल घूमते रहता है, अभी हम तुरंत पढ़ाएगा। तो देखिए ना, बुध, बुध का मतलब मरकरी, शुक्र वेनस, पृथ्वी अर्थ, यही हमारी माँ है ना, धरती हमारी माँ है। मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून और यम है हम। टोटल कितने ग्रह हो गए? 9। इसी के बीच में कहा है? सूर्य। सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ओ मैंने तातल है, गर्म है ना। लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए अभी 50-52 डिग्री सेल्सियस चल जा रहा है, गर्मी ही बर्दाश्त ना हो रहा है, ये वाला कहाँ से होगा, है ना। तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। हम यहाँ बगल में खड़ा से हमको धार लग रहा है, देखिए सूर्य ना है ना। चलिए, तो बीच में क्या है? सूर्य। टोटल कितना ग्रह है? 9। ठीक है, अरुण वरुण भाई नहीं है जी, अरुण वरुण यहाँ ग्रह को बोला गया है, नाम है। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में होता है नेपच्यून और प्लूटो। ठीक, सॉरी, नेपच्यून और यूरेनस। नेक्स्ट, उपग्रह, सैटेलाइट्स। उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स। चलिए समझते हैं। ग्रह के चारों ओर, किसके? ग्रह, प्लेनेट, है ना। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। गेनीमीड, क्या नाम है? गेनीमीड सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है, जो बृहस्पति के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। पृथ्वी का अकेला उपग्रह, चंदा मामा दूर के, अपुआ पकावे गुड़ के। मंगल एवं नेपच्यून के कितने उपग्रह? 2। यूरेनस के 5 उपग्रह, जबकि शनि के 9 उपग्रह। बृहस्पति के 12 उपग्रह। बुध शुक्र प्लूटो का कोई उपग्रह नहीं होता है। याद 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 करिए, याद करिए, याद करिए। गैनीमीड, क्या नाम है? गैनीमीड बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड, जो किसके चक्कर लगाता है? बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए आप समझिए, ये सूर्य है ना, इधर अगर यहाँ पास कोई ग्रह अगर सूर्य के गोल गोल घूम रहा है, तो इसके गोल गोल घूमने वाले को भी बोलते हैं हम उपग्रह। माने जो ग्रह का चक्कर लगा रहा है उसको हम उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या बोले हैं? उपग्रह। और उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो जो गैनीमीड है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? गैनीमीड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह, जो किसका चक्कर लगा रहा है? बृहस्पति का। बृहस्पति का इंग्लिश जुपिटर। क्या हुआ? जुपिटर। पृथ्वी का अकेला उपग्रह कौन है? चंद्रमा। मतलब कि जो चंदा मामा है, वो किसके बगल बगल में घूम रहे हैं? हमारी माँ के, है ना, पृथ्वी के। मंगल नेपच्यून के कितने उपग्रह? 2। कितने उपग्रह? 2। यूरेनस के कितने उपग्रह? 5। बृहस्पति के 12, शनि के 9 और बुध शुक्र और प्लूटो का कोई उपग्रह नहीं होता है। प्लूटो का तो खुद सबसे छोटा है, उसका तो कोई ग्रह नहीं हुआ उपग्रह। शुक्र, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। अच्छा बताइए, किसका 12 उपग्रह है? 12 किसका है? 12 बृहस्पति। ठीक है, और इसी 12 में से जो सबसे बड़ा है वो कौन है? गैनीमीड। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे से
मिलता जुलता है। कैसे? बृहस्पति के टोटल 12 उपग्रह हैं, तो एक ऐसा ग्रह जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो वह कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। यह बृहस्पति में सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? गैनीमीड। क्या नाम है? गैनीमीड। पृथ्वी का जो है उपग्रह एक है, वो है कौन? चंद्रमा। तो बताइए शनि के पास कितना उपग्रह है? शनि के पास 9 उपग्रह है। कितना है? 9। अच्छा, बुध के पास कितना उपग्रह है? एक भी नहीं। शुक्र के पास एक भी नहीं। प्लूटो के पास एक भी नहीं। ठीक है, यह 3 ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉमेट। छोटे छोटे विसरित पिंड जो अत्यधिक वृत्ताकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कॉमेट।